स्टूडेंट्स, ये अभी तक तो कहीं अपीयर नहीं हुआ क्वेश्चन, पर हम इसको देख लेते हैं कि इसके कंटोर्स क्या हैं। ओवरऑल अमेरिकन इंपीरियलिज्म किसे कहते हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं, और ये कैसे पैदा होता है अमेरिका में। तो शुरू करते हैं। अमेरिकन इंपीरियलिज्म इंपीरियलिज्म कहते हैं हेजेमोनिक, मतलब एक बड़े रोल को आप एक अपना अपनी टोन जो है इंपीरियल रखते हैं, शाही रखते हैं, बादशाहों वाली रखते हैं। और आप समझते हैं दुनिया में हर कोई मुझसे छोटा है, और आप किसी को आगे अपने समझते ही नहीं हैं कुछ। उसको इंपीरियलिज्म कहते हैं। मतलब यूएस जो है वो दुनिया में किसी को भी अपने से ज़्यादा नहीं समझता। और उस ना समझने के पीछे क्या वजूहात हैं, वो देखते हैं आज। चंद जो मेजर वजूहात हैं जो अमेरिकन लिटरेचर खुद लिख रहा है, वो हम देखते हैं। उसके अलावा तो मैं आपको और भी लिखवा देता हूँ। इकोनॉमिक फैक्टर्स, सबसे पहले जो ये है, ये ग्रेट इंडस्ट्रियल नेशन है। आपकी जो पूरी सेकंड इंडस्ट्रियल वेव थी वो सारी इधर इंट्रोड्यूस हुई है। और इन्वेंशंस जो आपकी दुनिया के आधी से ज़्यादा हैं वो आपकी इधर हुई हैं। कॉटन जिन से लेकर जो है हमारे ग्राम बेल तक, ग्राम बेल से लेके बल्ब तक, बल्ब से लेके सारी चीज़ें जितनी भी हुई हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और हमारी मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड, तो वो सारी इधर हुई हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी, हॉलीवुड इंडस्ट्री भी, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं डेवलपमेंट की, या इवन आप गाड़ियों की कर लें दुनिया में, तो ये तकरीबन सारी मिला के ना चीज़ें हैं। तो ये ग्रेट इंडस्ट्रियल नेशन है जहाँ पे इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा ग्रो और प्रॉस्पर करती रही है। तो इनको अपनी जो है इकोनॉमी की वजह से मस्ती है बहुत ज़्यादा। ये समझते हैं कि हम, हमारी इकोनॉमी इस तरह की है कि हम, हमारे आगे कोई भी नहीं टिक सकता। पहली वजह देख ली हमने। दूसरी वजह है हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी। हम पीछे अभी टॉपिक करके आए हैं मैनिफेस्ट डेस्टिनी। मैनिफेस्ट डेस्टिनी ये था कि उनका कल्चरल बिलीफ था, और उनका ये मानना था कि क्रिश्चियन गॉड ने यूएसए की कॉलोनीज़ को ये वरदान दिया है, और ये जो है एक ताकत दी है कि वो पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फैल जाए, क्योंकि उनका कल्चर अच्छा है और उनकी सिविलाइज्ड नेशन है। तो वो पूरी दुनिया को ही सिविलाइज कर देंगे अगर वो कहीं भी जाएंगे तो मैनिफेस्ट डेस्टिनी में हमने देखा कि वो वेस्ट में एनेक्सेशन करके, लड़ के, वार करके, और जो है सिसेशन करके इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनको अपनी लालच नहीं थी। उनमें ये भी फैक्टर था कि हम शायद हमारी वजह से पूरी दुनिया सुधर जाए। ठीक है, वो मतलब अपने अपने आप को सिविलाइज नेशन नेशन समझते हैं। वो समझते हैं हमसे आगे कोई भी नहीं है। तो अगर हम किसी भी लैंड में जाके इंक्रोच करेंगे तो वहाँ की लैंड भी प्योर हो जाएगी, वहाँ भी हमारे जैसे जो है दानिशमंद पैदा हो जाएंगे। तो ये मैनिफेस्ट डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट था। तो मैनिफेस्ट डेस्टिनी जो है एक टाइप है सोशल डार्विनिज्म की। डार्विनिज्म अगर आपको याद हो तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी दी थी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी हम में से जो सबसे बेस्ट होगा वो ही सर्वाइव करेगा। आप इवन सीएसएस में देख लें कि 45,000 में से फाइनली होते कितने बंदे, 300, 400। तो कौन सरवाइव करता है? फिटेस्ट सरवाइव करता है। तो इनमें से सबसे जो फिटेस्ट होगा वो सरवाइव करेगा। तो अमेरिका जो है वो सोशल डार्विनिज्म पे चलता रहा है। उसका मानना ये है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, वो हमारी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिटेस्ट है। तो दूसरा फैक्टर अमेरिकन इंपेरियलिज्म का ये हो गया। नंबर तीसरा, इथनोसेंट्रिसिज्म। ओके, इथनोसेंट्रिसिज्म एक होता है सिविक नेशनलिज्म, दूसरा होता है इथनोसेंट्रिसिज्म। तो इथनोसेंट्रिसिज्म ये होता है कि आपने अपनी इथनिसिटी, जो आपकी अपनी इथनिसिटी है, इथनिसिटी क्या होती है? सिंधी, पंजाबी, बलूची, पश्तून, हज़ारी, ये सारी इथनिसिटीज़ हैं। तो इथनिसिटी, अपनी इथनिसिटी को आप समझ लें कि मैंने ये पूरी दुनिया की इथनिसिटी बनानी है। आप अपना कल्चर फैलाने के इतने वो उतावले हैं, आप समझते हैं कि आपकी जो अपनी इथनिसिटी है वो सबसे बेस्ट है। मैं कहूँ कि जी पंजाबी जो है ना सबसे बेस्ट है, और इसी को पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। तो ये है इथनोसेंट्रिसिज्म। उसके बरक्स अपोजिट में सिविक नेशनलिज्म है। सिविक नेशनलिज्म ये है कि पूरी दुनिया की जितनी भी इथनिसिटीज़ हैं वो सारी इक्वल हैं। कोई हमारे मिनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये है सिविक नेशनलिज्म। सिविक नेशनलिज्म ये है कि पूरी दुनिया की अगर हम मिला के ट्रेड्स देखें तो इंसानों के तकरीबन समहाउ सेम ही है। तो
तो इनमें अमेरिका में हमेशा ये नज़र आया हमें कि ये अपनी इथनिसिटी के गुण गाते रहते हैं कि हम ऐसे हम सुपीरियर हम इस तरह हम इस तरह। और ये अपने कल्चर को कैसे फैलाते हैं हॉलीवुड के थ्रू। हॉलीवुड जो इनकी इंडस्ट्री है मूवीज़ की, पूरा सिटी जो इन्होंने बिल्ड किया हुआ है, तो इनकी मदद से मूवीज़ की मदद से ये अपने कल्चर जो है पूरी पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। ये सूट बूट वाला कल्चर इनसे ही आया हुआ है, और ये जितने भी फैशन के जितने भी को शो होते हैं वो सारे जो हैं इनसे आते हैं। मिस पीजेंट जो हर साल होता है उससे ही जो है औरतों के सारे फैशन डिसाइड होते हैं, और वो पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। इस तरह मतलब हॉलीवुड के थ्रू अपना ये कल्चर फैला रहे हैं। तीसरी वजह ये हो गई सोशल गॉस्पेल। सोशल गॉस्पेल हमारे पास चौथी वजह है, ये हमने पहले भी देखा है कि अमेरिका जो है उनकी हेल्प करना चाह रहा है जो अपनी हेल्प नहीं कर पाते। तो इस हेल्प करने के चक्कर में वो कहता है कि हमारी कोई सॉफ्ट अप्रोच से कोई भी नहीं सुनेगा, तो हमें बिग स्टिक डिप्लोमेसी दिखानी पड़ेगी, हमें इंपीरियल टोन दिखानी पड़ेगी। तो वो इंपीरियल टोन दिखाता है। कहाँ कहाँ पे दिखाता है, वुमन के मसलों में हमने देखा है कि पूरी दुनिया में वुमन के लिए इसने वुमन राइट्स के लिए काफ़ी कुछ किया है। चिल्ड्रन के लिए चाइल्ड लेबर के लिए काफ़ी कुछ किया है। और हमने देखा है ट्रांसजेंडर के लिए या एलजीबीटी ओवरऑल ही कर लें तो उनकी यूएस में लिंचिंग नहीं होती और वो प्रॉपर सरवाइव कर रहे हैं। और इसमें अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से तकरीबन चंक्स पूरे हो गए हैं। तो ये जो है ये इनकी हेल्प करना चाह रहे हैं क्योंकि इनका मानना है कि ये खुद अपनी हेल्प नहीं कर पाते। ये इनको मुआशरे में इन्फीरियर समझा जाता है। तो ये कहते हैं हम इनकी हेल्प करेंगे, तो ये पूरी दुनिया में इसका ठेका उठाया हुआ इन्होंने यूएसए वालों ने, जिसकी वजह से इनकी इंपीरियल टोन होती है। आगे चलते हैं। रोल ऑफ लीडर्स। अच्छा, इनके जो लीडरशिप है वो कमाल की है। इंपीरियलिज्म इनकी जो है इसलिए भी बनती है कि इनकी लीडरशिप कमाल की है। इनकी लीडरशिप में प्रोग्रेसिव रोल है, कंस्ट्रक्टिव रोल है, और ये कहीं भी जाते हैं तो मतलब छा जाते हैं। तो इनकी चीज़ें जो हैं ओवरऑल बेहतर हुई हैं काफ़ी, क्योंकि इनके पास लीडरशिप एक से एक अच्छी आई है। डाइवर्सिटी इनके पास कमाल की है, पूरी मिक्स बाउल है, पूरी दुनिया का मिक्स बाउल है। तो वो मिक्स बाउल में से जो इनके पास सबसे बेस्ट चीज़ें हैं, बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इन्होंने रखी हुई हैं। बाकी जो वर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं लीडरशिप की वो इन्होंने थ्रो की हुई हैं। तो हमने अभी तक के देखा है आपने कि वाशिंगटन बेहतरीन जो है इनकी लीडरशिप, जेफरसन की बेहतरीन लीडरशिप, उसके अलावा एंड्रयू जैक्सन हमने देखा अभी। उसके अलावा आप देखें इब्राहम लिंकन देखें, सिर्फ 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बने और 5 साल में इन्होंने इब्राहम 5 साल में इन्होंने जो है स्लेवरी ख़त्म कर दी। स्लेवरी पूरे यूएसए से ख़त्म कर दी। इतनी इनकी एबिलिटीज़ हैं कि ये इतने 30-40 स्टेट्स में से एक ही टाइम पे प्रेसिडेंट बन के और काफ़ी कुछ कर लेते हैं। इसी को हम पे सिर्फ जज करके देखें कि इन 75 सालों में से 37 कर लें, 37 पीपी रही होगी। सॉरी, 37 कैसे हो सकती है, 33 तो हमारी आर्मी रही है, 33 ईयर्स आर्मी रही है। उसके अलावा निकालें आप कितने बचते हैं, ये बचते हैं 52। तो 52 मतलब 26 ईयर्स पीपी रही होगी, 26 ईयर्स आप नून ली कर लें। और 26 ईयर्स में देखें इन्होंने क्या ही डेवलपमेंट की है, कुछ क्या किया है, मतलब कुछ भी नहीं नज़र आता। या 33 ईयर्स इनके हैं, इनके इससे भी ज़्यादा हैं पॉलिटिकल पार्टी से भी। तो इन्होंने क्या किया, तो इनकी लीडरशिप अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, अब ये थे इस तरह के फैक्टर्स जो मेरे ख्याल से आप को यूनिक बनाएंगे, कहीं पे भी आप लिखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि कौन से और फैक्टर्स हो सकते हैं। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम लिख सकते हैं आप, पर कैपिटा इनकम। इनमें जो हर एक बंदे की इनकम है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इनका एवरेज जो बंदा है वो सबसे ज़्यादा कमाता है। सपोज़ करें यहाँ लेबर का रेट अगर $2 है तो उधर लेबर का रेट $10 होगा। तो वहाँ पे लेबर की जो है बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस वजह से इनको इंपीरियल टोन है। दूसरा पॉलिटिकल रोल है जी इनका मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में। यूनाइटेड नेशन यूएसए में ही बनी है, वीटो पावर है यूएसए। तो 5 सिर्फ वीटो पावर्स हैं, तो इनकी इंपीरियल टोन बनती है काफ़ी बड़े स्टेट्स में से। नंबर 3, हमारे क्या कहते हैं कोल्ड वार के बाद दुनिया यूनिलेटरलिज्म पे चली गई थी। यूनिलेटरलिज्म यानी पहले बायलेटरलिज्म था कि सॉरी बाइपोलर वर्ल्ड था, कि बाइपोलर वर्ल्ड में रशिया और यूएसए आपस में ये दोनों सुपर पावर्स थी। कोल्ड वार के बाद यूएसए ग्रो किया, इमर्ज किया एज अ
यूनिपोलर पावर, एक ही पोल है दुनिया में, इनके पास ही मेजर पावर है। नंबर चौथा मिलिट्री माइट, इनकी मिलिट्री ताकत बहुत ज़्यादा है। तीसरे चौथे नंबर पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनके पास। ओवरऑल ये नए नए जो है वेपन्स ईजाद करते रहते हैं। पाँचवें नंबर पे आर एन डी इस तरह के स्पेस एक्सप्लोरेशन में इनके सबसे ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम्स हैं। इनके टेक्नोलॉजी में इनोवेशन में इनके सबसे अच्छे प्रोग्राम्स हैं। और ये एक इनोवेटिव आइडियाज़ ले आते हैं दुनिया में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनकी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है R&D। इस तरह आप निकालें तो आपके बहुत सारे निकल जाएंगे। अच्छा, मैं और बताऊँ आपको, इकोनॉमिक रोल जी पूरी दुनिया के ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन में, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन यानी वर्ल्ड बैंक, और दूसरा आपके पास IMF, ये दोनों यूएसए में ही बने थे, यूएस का ही रोल था। और पूरी दुनिया में इन्हीं दो के थ्रू ही तो इन्होंने डॉलर फैलाया है। तो डॉलर जब से करेंसी हुई है तो यूएसए की वारे न्यारे हो गए। तो एक ये फैक्टर कर लें। आप इस तरह से फैक्टर्स निकालें तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, इनके ये जो है मिलिट्री रोल निकालें पूरी दुनिया में, हर जगह ही तो घुसे हुए हैं ये। वियतनाम देख लें, कोरिया देख लें, मिडिल ईस्ट में 10 कंट्रीज़ में घुसे हुए हैं, इराक में, सऊदी में, यमन में, सीरिया में। तो ये एशिया में काफ़ी कंट्रीज़ में 20 साल डेरा रखा है इन्होंने अपना इधर, पाकिस्तान में और काफ़ी कंट्रीज़ में बहरहाल। तो इनकी ये मिलिट्री प्रेजेंस पूरी दुनिया में इतनी है कि इनकी इंपीरियल टोर बनती है। मतलब किसी भी कंट्री के सामने आप फौज खड़ी कर दें अमेरिका की, और फिर जो है अमेरिका बात करे तो अमेरिका के आगे कौन टिक सकता है। तो इस तरह से काफ़ी रीज़न बन जाएंगे। आपको मेरे ख्याल से एक आइडिया हो गया कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म कहते कैसे हैं, और इस टॉपिक को हैंडल किस तरह करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।